हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, है ना। लाइव प्रोसेस में एक्सक्रीशन एक टॉपिक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारा बॉडी को एक्सक्रीशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए हमारे बॉडी को क्या होता है, एक्सक्रीशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक्सक्रीशन में हम लोग करते क्या है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में जो होता है एक्सपेलिंग, निकालना होता है, रिमूवल होता है ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो नॉन गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में बन रहा है, तो हमारे बॉडी में ये नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते कैसे हैं। तो हमारे बॉडी में ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जब हमारे सेल के अंदर, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। सेल के अंदर अगर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि सेलुलर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में ढेर सारा मटेरियल बनता है। जैसे कि सबसे पहला आपका एटीपी हो गया, एटीपी के बाद क्या है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अलग अलग क्रिएचर्स में इसका फॉर्मेशन होता है हमारा, किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो इसी का रिमूवल करना है। साथ में हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर फॉर्म हो जाते हैं, उस एक्सेस वाटर को, साल्ट को और बहुत सारे पिगमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो उनका भी रिमूवल किया जाता है एक्सक्रीशन मेथड के द्वारा, है ना। तो ऑर्गेनिज्म के आधार पर ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, उस आधार पर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो हम लोग एक्सक्रीशन को अच्छे तरीके से समझ गए। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, तो एक्सक्रीशन का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। साथ में क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेस वाटर को, साल्ट को और पिगमेंट को भी रिमूव करना है। तो साल्ट और पिगमेंट को रिमूव करना है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के थ्रू जो होता है कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन तैयार हो जाता है। यानी कि कोई भी केमिकल्स जो है जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मात्रा में इसमें नहीं रह सकता है। इस प्रोसेस का यही खासियत है। तो कह सकते हैं कि यह प्रोसेस जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी फ्लूइड में जैसे कि ब्लड जो है उसके अंदर सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, अदर सबस्टांस जो है, आयंस जो है वो कितने अमाउंट में है, उसका डिटर्मिनेशन भी इसके द्वारा होता है। तो हमारे बॉडी में ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयरन जो है हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा। तो अब देखें कि हमारे अर्थ पर डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स है, बहुत सारे क्रिएचर्स है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, क्रस्टेशियंस है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो फिश है, एम्फीबिया है ना, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सारा हमारा ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस सिस्टम के द्वारा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है वो सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा डेवलप है, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के आधार पर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑर्गन्स भी उसी तरह के होते हैं। जैसे कि आप देखिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आने वाले ऑर्गेनिज्म है, प्लानेरिया है, लीवर फ्लग वर्म है, टेप वर्म है, ये सारा प्लैटीहेल्मिन्थ में आते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे में तो जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, वेल डेवलप ऑर्गन किडनी मौजूद है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है, बेहतर तरीके से करता है। लेकिन किडनी का प्रिमिटिव स्टेज जो है वो किडनी से लेस डेवलप ऑर्गन्स भी होते हैं क्रिएचर्स में, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर क्या हो सकता है, फ्लेम सेल हो सकता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल जो है वो पाया जाएगा किसके अंदर, प्लैटीहेल्मिन्थ के अंदर। हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को देख रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। प्लैटीहेल्मिन्थ में क्या देखे कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल है ना, और वहां पर वेस्ट मटेरियल कौन बन रहा है, अमोनिया। ठीक है, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया के बारे में ये जान ले कि सबसे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट यही है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में।
हाईली सॉल्युबल होने की वजह से ये काफी तेजी से बॉडी सरफेस से, स्किन वगैरह से रिमूव आउट हो जाता है। किसमें हो जाता है? तो ये जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे उसमें जो है वेस्ट मटेरियल उनका क्या होगा? अमोनिया होगा, है ना, क्योंकि बॉडी सरफेस से इसको रिमूव आउट कर देंगे। दूसरा जो आपका है वो नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया को देखें, नेफ्रीडिया किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? तो यह एनिलिडा ग्रुप में पाया जाता है, एनिलिडा फाइलम में पाया जाता है। अर्थवर्म, नेरिस, लीच, ये सब में जो है वो पाया जा रहा है। कौन? नेफ्रीडिया पाया जा रहा है। नेफ्रीडिया किस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करेगा? तो नेफ्रीडिया जो है वो किसका रिमूवल करेगा? अमोनिया और यूरिया का रिमूवल करेगा। ठीक है। अगला देखिए कोक्सल ग्लैंड है। क्या है? कोक्सल ग्लैंड है। कोक्सल ग्लैंड, तो कोक्सल ग्लैंड किसमें पाया जाएगा? कोक्सल ग्लैंड पाया जा रहा है आपका आर्थ्रोपोडा के किंग क्रैब ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो ये कोक्सल ग्लैंड भी क्या है? किडनी के जैसा ही ऑर्गन है, डेवलप नहीं है, इस वजह से इसका अलग नाम रखा गया है कोक्सल ग्लैंड। और यह रिमूव करेगा किसका? अमोनिया का रिमूवल करेगा, बॉडी से इसको निकालेगा। ठीक है। किंग क्रैब जान रहे हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में है और यह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, अभी इसकी पीछे चर्चा हो चुकी। अगला है कोक्सल और मालपीजियन ट्यूबुल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा के ही ऑर्गेनिज्म है, स्कॉर्पियंस है, स्पाइडर्स है, ये सब में जो है कोक्सल ग्लैंड और मालपीजियन ट्यूबुल क्या करेंगे? तो ये गुआनिन और यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कई प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना, गुआनिन, यूरासिल। तो उसी में से एक गुआनिन नाइट्रोजनस है, बेस्ट है, और इसी नाइट्रोजनस बेस्ट को रिमूव करने का काम कौन करेगा? कोक्सल ग्लैंड या मालपीजियन ट्यूबुल करेगा। कहाँ पाया जाएगा? स्कॉर्पियन में पाया जाएगा और स्पाइडर में पाया जाएगा। आगे देखिए मालपीजियन ट्यूबुल्स को। मालपीजियन ट्यूबुल्स भी किडनी के जैसा ही सिमिलर ऑर्गन्स है और यह रिमूव किसका करता है? तो यूरिक एसिड को रिमूव करने का काम करता है ना। यह पाया जाता है इंसेक्ट में, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के इंसेक्टा में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, और इन दोनों के अंदर वो क्या करेगा? तो रिमूवल करेगा यूरिक एसिड का। अब देखिए ग्रीन ग्लैंड को, है ना, ग्रीन ग्लैंड जो है यह रिमूव किसका करता है? यह रिमूवल करता है अमोनिया का। ठीक है। अमोनिया को रिमूव करता है। यह पाया जाता है किसमें? क्रस्टेशियन में पाया जाता है, प्रॉन, जैसे कि प्रॉन हो गया आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। डिफरेंट क्रिएचर में किस तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। अगला है किडनी, है ना, सबसे डेवलप एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनी का नाम आता है। और किडनी किन चीजों का रिमूवल कर सकता है? तो यह अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का रिमूवल कर सकता है। यह किसमें पाया जाएगा? फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में पाया जाएगा। ठीक है। इतना क्रिएचर्स में पाया जाएगा। फिश जो है वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करेगा, एम्फीबिया हो गया, बर्ड्स हो गया, बर्ड्स जो है वह यूरिक एसिड को रिमूव करता है। ठीक है। हमारे बॉडी में भी बनता है यूरिया है, अमोनिया है, लेकिन अमोनिया को वापस हमारा लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में, लेस हार्मफुल सब्सटेंस में, और उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अब इसी से कुछ टर्म भी देख लीजिए, जैसे कि जो ऐसे क्रिएचर्स जो क्या करते हैं? अमोनिया का रिमूवल करते हैं। अमोनिया उनका वेस्ट मटेरियल होता है, उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। दूसरा है यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरोटेलिक में क्या होते हैं कि यूरिया का रिमूवल करते हैं। यूरिया का रिमूवल करने वाले में आते हैं कौन से? मैमल्स हैं, है ना। उसके बाद देखें यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को रिमूव करने का काम करता है। यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए क्या होता है? लेस अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और इस वजह से बर्ड्स जो है वो यूरिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं? तो डायरेक्ट यूरिक एसिड को निकालते हैं, उनका फीकल मैटर और कहिए यूरिन एक ही है, दोनों एक साथ रिमूव आउट होते हैं। देखिए इस चैनल से जुड़िए और इससे जुड़ करके आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो, आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल के नीचे बेल आइकॉन बटन है ना, रेड कलर का दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएंगे, सब्सक्राइब होगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के आगे वाले हिस्से में क्या कुछ है। आज हम लोग पीछे तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग मुख्य रूप से क्या देख रहे थे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितने सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के कितने सारे पार्ट्स है वो आप देखें, है ना।
तो देखते हैं कि सबसे पहला ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है हमारा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोजीशन आप देखें तो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एडजस्ट है किस जगह पर, इसका पोजीशन है थर्ड लंबर वर्टिब्रा। थर्ड लंबर वर्टिब्रा मुझे देखें तो ये कमर का हिस्सा हुआ, कमर के हिस्से से काउंटिंग शुरू करना है ना। कमर के हिस्से से काउंटिंग शुरू करेंगे, फर्स्ट वर्टिब्री, सेकेंड वर्टिब्री और फिर थर्ड वर्टिब्री। लगभग ये इस जगह पर पहुंचेगा, है ना। इस जगह पर कहा, ये हमारा कौन सा हिस्सा है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, ठीक है। ये हमारा वेंट्रल साइड है और ये हमारा डॉर्सल साइड है। तो हमारा किडनी जो होता है वो वेंट्रल साइड में नहीं होता है, वो डॉर्सल साइड की ओर होता है, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ है, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद क्या है, लास्ट टू थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी ये पता है कि पोजीशन कहाँ पहुंच रहा है, ये जगह पहुंच रहा है। तो लास्ट थोरैकिक थर्ड लंबर वर्टिब्रा और लास्ट थोरैकिक कैविटी के पास ये मौजूद होता है, ठीक है। किडनी हमारे पास कितना होता है, 1 पेयर होता है और किडनी 1 पेयर है। यह कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका लेंथ जो है 10 से 12 सेंटीमीटर है। बीन शेप है, शेप इसका कैसा है, बीन के आकार के है। सीम का बीज देखे हैं, है ना, कोई भी सोयाबीन है तो ये सबके बीज का जो शेप है वो बीन है और बीन के शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा है, कितना बड़ा है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर है। विड्थ इसका कितना है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। वेट वजन कितना है, तो लगभग यह 120 से 170 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। इसका वजन इतना है। किडनी का पोजीशन हम लोगों ने देखा, किडनी कहाँ है ये सब हम लोग समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है ये इस तरह से बना हुआ है। पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने सारे पार्ट्स है, तो फर्स्ट तो किडनी हो गया, सेकंड आपका यूरेटर है ना, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर है और फोर्थ जो है वो यूरेथ्रा है। इसका कॉम्बिनेशन ही बनाता है क्या, हमारा यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखिए हमारे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को। डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये 2 बीन के शेप का हमारा किडनी है ना। डायग्राम में ये किडनी हो गया। किडनी के बाद जो देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा किडनी है और ये जो पाइप गुजर रहा है, इस पाइप को क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। नीचे का हिस्सा जो देख रहे हैं ब्लैडर शेप में है, यह यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है और यह जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहा जाता है। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जिस जगह से यूरेटर इंटर कर रहा है किडनी में, वह जगह पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा जो है उसको क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं, पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। और जहां से इंटर कर रहा है ये जगह को देखें आप ध्यान से, तो यह जगह जो है एक नॉच की तरह दिखाई दे रहा है। इस नॉच को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इस नॉच को क्या कहते हैं, हाइलम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद किडनी के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से रीनल कैलिक्स होता है। क्या है, रीनल कैलिक्स है और 10 से 12 के आकार में के नंबर में इसके ऊपर इस तरह से पिरामिड के शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड कहा जाता है। 10 से 12 इच किडनी में इसका नंबर कितना है, 10 से 12 है, रीनल पिरामिड है। और ये जो है रीनल कैलिक्स है। रीनल कैलिक्स 2 होगा, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन, कितना, तो लगभग 1 मिलियन जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इसका फंक्शनल यूनिट है। इसका क्या है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट। और इसके फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसका फंक्शनल यूनिट किसका, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। एक किडनी के अंदर इसका नंबर कितना है, तो इसका नंबर जो है लगभग 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन को हम लोगों ने देखा। पूछा जाएगा कि एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सा है, तो एक्सक्रीटरी यूनिट जो होगा वह हमारा नेफ्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद ये किडनी क्या करता है, तो किडनी जो हमारा एक बॉडी के अंदर एक फिल्टर मशीन की तरह बिहेव करता है, या फिल्टर करने का काम करता है। किसको, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कि क्या करता है किडनी, तो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने के लिए
ये क्या करता है, तो सारा ब्लड इसके अंदर पहुंचता है। ब्लड पहुंचने के बाद उसके अंदर जितने सारे एक्स्ट्रा वाटर्स होते हैं और आयंस होते हैं, है ना, ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, उस सब को रिमूव करके हमारा यूरिन के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिन के फॉर्म में इसको ये बाहर निकालता है। तो सारा काम जो है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम जो है वो कौन करता है, हमारा फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। तो यही सारा फंक्शन को पूर्ण परफॉर्म करने का काम करता है, कौन, नेफ्रॉन। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जब हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ है, वह यूरिन जो है इस यूरेटर के रास्ते जो है वो यूरिनरी ब्लाडर में आकर के स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लाडर में आकर के इसको क्या होना है, स्टोर होना है। ठीक है, तो यह हमारा यूरिनरी ब्लाडर जो हो गया वो यूरिन का स्टोर हाउस हो गया। तो फिल्ट्रेशन हुआ हमारे इसमें और स्टोर हाउस हो गया ये कौन, यूरिनरी ब्लाडर। अब जो है यूरिनरी ब्लाडर उसको टाइम टू टाइम किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट करेगा। तो मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड पहुंच कैसे रहे। तो ब्लड जो है इंफेरियर वेना का यहाँ के द्वारा, है ना, यहाँ पर दो है, एक आर्टरी है और एक क्या है, वेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टरी के द्वारा ब्लड जो हो रहा है वो इंटर हो रहा है। आर्टरी के द्वारा ब्लड इंटर होने के बाद प्यूरिफिकेशन के बाद इंफीरियर वेना का भाग उसको बाहर निकाल दे रहा है, सिस्टम में पहुंचा दे रहा है, हमारे ह्यूमन सिस्टम में, हमारे ब्लड में वापस उसको पहुंचा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्यूबुल्स भी आ रहे हैं, है ना, एक आर्टरी है, दूसरा क्या है, वेन है। क्लियर है। ये हम लोगों ने देखा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना। तो आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में आपको ये डायग्राम करना है। लेवल होना चाहिए, सारा नाम को आपको लिखना है। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर एक चीज और बनाया गया है, वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पर वाटर को बैलेंस करने का काम करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव आउट करने का काम करेगा, ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन, होम्योस्टेसिस, ये सब को मेंटेन करने में हमारा एड्रिनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और भी हम लोग फंक्शन देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड को, चैनल के अंदर आप देखेंगे तो हमारा सारा एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन के साथ एक लिस्ट दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। पूरा जितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके बारे में भी डिटेल वहां है। तो आगे देखते हैं कि हमारा ये पूरा सिस्टम हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इतना दूर में। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, नेफ्रॉन के पास चलते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी यूनिट के पास चलते हैं। एक्सक्रीटरी यूनिट का भी लेवल डायग्राम हम लोगों को आता है। इसमें देखें कि क्या सारा पार्ट है। ठीक है, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, इसको आप ध्यान से देखें। ये देखें कि सबसे पहला जो है एक कप का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कप शेप स्ट्रक्चर है। इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमैन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बोमैन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ये कप शेप स्ट्रक्चर जो देखे वो बोमैन कैप्सूल के नाम से जाना जाएगा। और इसके अंदर क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। ठीक है, क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस कहलाएगा। और यहां से आप देखेंगे दो पाइप निकल रहा है। यहाँ देखिए ये जो पाइप है ट्यूबुल्स है, इस ट्यूबुल्स को क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स, एफरेंट आर्टरियोल्स का फंक्शन क्या है, तो यह इम्प्योर ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लाने का काम करेगा फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन के लिए इम्प्योर ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लाने का काम किसका है, तो इसका काम है एफरेंट आर्टरियोल्स का। ठीक है, जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो इस ब्लड को वापस ले जाने का काम किसका होगा, तो वह होगा इफरेंट आर्टेरियोल्स का। किसका फंक्शन होगा, इफरेंट आर्टेरियोल्स का। इसका फंक्शन क्या है, तो जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो उसको वापस आगे यहां से ले जाने का काम इफरेंट आर्टेरियोल्स करेगा। एफरेंट इम्प्योर, इफरेंट प्योर। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को मिला करके किसको, बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस,
इस दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, मालपीजियन बॉडी, है ना। इसको क्या कहा जाता है, मालपीजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, मालपीजियन बॉडी कहते हैं। उसके बाद के हिस्से को देखें, यहां से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो क्या देखते हैं कि काफी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है आगे के हिस्से में है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल्स। इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। आगे का कुंडली, तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये पाइप जो है काफी पतला हो जा रहा है। यहाँ के बाद इसका विड्थ और इसके विड्थ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं क्या ये थोड़ा थिक है और ये क्या हो गया, थिन हो गया। तो ये वाला हिस्सा को डिस्कवर करने का काम किया था लूप हेनले, है ना। और इस वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले को आप देख रहे हैं कि एक पाइप जो है नीचे की ओर उतर रहा है, ठीक है। और यहां से क्या देख रहे हैं कि ये वाला पाइप जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एसेंडिंग, है ना, सॉरी ये डिसेंडिंग, नीचे की ओर आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग लूप कहलाएगा। और ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको एसेंडिंग लूप कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें लूप ऑफ हेनले का में दो पार्ट है, एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स, ठीक है। एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स के मिलने से ही बना हमारा क्या, लूप ऑफ हेनले, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद देखते हैं कि ट्यूबुल्स थोड़ा फिर फैल रहा है, वाइड हो रहा है ना। वाइड होकर के ये क्या कर रहा है, आगे फिर कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, डीसीटी कहलाता है। इस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं, ठीक है। डीसीटी आगे जो ओपन हो रहा है वह कहाँ ओपन हो रहा है, तो यह ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, तो यह एक ऐसा वाइडर ट्यूबुल्स है जिसमें ढेर सारे हमारे नेफ्रॉन्स आकर के ओपन होते हैं। ये सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्शन को लेता है, सारे यूरिन को कलेक्ट करके इसको वापस कहाँ पहुंचाएगा, तो हमारा ये जो यूरेटर था, है ना, यूरेटर में इसको ट्रांसफर करने का काम करेगा कौन, कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट ओपन कहाँ हो रहा है, तो पेल्विस रीजन में ओपन हो रहा है और यूरेटर में अपने सारे मटेरियल्स को यानी कि यूरिन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग डायग्राम देखे, किसका डायग्राम देखे, नेफ्रॉन का, है ना, लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन का देखे। उसके बाद देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है, काफी क्वाइल्ड नली है और इस पूरे क्वाइल्ड ट्यूबुल्स को ब्लड कैपिलरी कहते हैं, है ना, ब्लड कैपिलरी का जाल है। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चैनल के सारे जानकारी को लेने के लिए नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। आपको सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। इसमें कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।